दोस्तों, जब कभी भी हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वाह क्या जिंदगी है इनकी। हमें लगता है कि वाह क्या किस्मत है इनका, इन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा वो सब हासिल कर लिया। लेकिन अगर आप इनके दिल की गहराइयों में झांक कर देखोगे ना, तो आपको ये आवाज सुनाई पड़ेगी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान का एक लंबा अतीत होता है जो कि संघर्ष और कांटों से भरा होता है। हमें उनकी सुख और शांति तो दिखाई पड़ती है, लेकिन इस चीज को पाने के लिए उनका जो संघर्ष है, उनका जो दर्द है, उनका हार ना मानने की जो जिद है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के पागलपन की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि इनकी सफलता कोई लक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये है इनके संघर्ष, इनके बलिदान और इनके पागलपन की कहानी, जो कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोग इतने जिद्दी और पागल होते हैं कि ये मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। जहां पर छोटी से छोटी चुनौतियों के सामने एक नॉर्मल इंसान घुटने टेक देते हैं, वहीं पर बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। आज मैं आपको 4 स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में सुनाऊंगा और आप खुद ही बताओ कि क्या ये लकी थे, क्या इन्होंने जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता लक के भरोसे हासिल की। आप इस वीडियो को देखो और आप खुद ही ये डिसाइड करो कि इनकी सफलता इनके संघर्ष की कहानी है या फिर इनके लक की। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाल के फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो की जिंदगी में एक ऐसे पल आए जिनसे कि उनको फुटबॉल छोड़ना पड़ सकता था, क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए कुदरत उनसे मांग रही थी उनका जीवन। जब वो मात्र 15 साल के थे तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें टाकाकार्डिया नाम की एक हार्ट डिजीज है। इसमें हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। जब रोनाल्डो ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने से साफ मना कर दिया। लेकिन उस समय तक फुटबॉल रोनाल्डो की जान बन चुकी थी और फुटबॉल को छोड़ना उनके लिए सुसाइड से कम नहीं था। रोनाल्डो के परिवार को डॉक्टरों ने बताया कि अगर रोनाल्डो खेलना चाहता है तो उसे एक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही रिस्की है और ये उसकी जान भी ले सकता है। अब यहाँ पर रोनाल्डो के पास 2 ऑप्शन था। नंबर 1 कि वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे और नंबर 2 वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये रिस्की सर्जरी करवाए। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ने का मतलब ही था मर जाना, और इसीलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, रिस्क लिया, सर्जरी करवाई और मौत को मात देकर फुटबॉल के मैदान में उतर गए। लेकिन यहाँ पर भी मुसीबतों ने रोनाल्डो का पीछा नहीं छोड़ा और जब वो मात्र 20 साल के थे तो उस समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन बावजूद इसके रोनाल्डो रुके नहीं, उन्होंने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ दिया। उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, उसे हराया और रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, आप कुछ भी चाहो, कितना भी चाहो, लेकिन कभी कभी ये जिंदगी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, आपको चुनौती देती है और आपसे कहती है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ और मुझे हरा। ज्यादातर लोग ना चुनौतियों से डर जाते हैं, हार मान लेते हैं और मैदान छोड़कर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो मेरी हिम्मत को तो कह दो आसमान से थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। ऐसे लोग चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, उसे हराते हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी के दर्द की कहानी। जब मेसी मात्र 10 साल के थे तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी है और अगर ठीक तरह से इनका इलाज नहीं किया गया तो इनके शरीर की ग्रोथ रुक सकती है। इस इलाज का खर्चा था $1000 पर मंथ और मेसी के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस खर्च को अफोर्ड कर सके। मेसी के पिता के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और इसके बदौलत उन्होंने मेसी का इलाज 2 साल तक करवा लिया। लेकिन इसके बाद मेसी के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय न्यू वेल्स ओल्ड बॉय नाम का एक क्लब था और उस क्लब की तरफ से मेसी फुटबॉल खेलते थे। मेसी के पिता ने मेसी के इलाज के लिए उस क्लब से मदद मांगी। पहले तो वो क्लब मेसी के इलाज के खर्च के लिए राजी हो गए, लेकिन बाद में फिर उस क्लब ने मना कर दिया। इसके बाद मेसी के पिता को पता चला स्पेन के बार्सिलोना क्लब के बारे में, तो वो मेसी को बार्सिलोना ले गए उस क्लब की तरफ से खेलने के लिए।
बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के जो डायरेक्टर थे वो मेसी के खेल से इतने प्रभावित हो गए कि वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। उस समय उनके हाथ में कोई पेपर नहीं था, वहां पर उनको एक नैपकिन मिला, तो कहा जाता है कि उन्होंने नैपकिन पर ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। दोस्तों, अगर आपके काम में दम है ना तो कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह से मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने लगे और क्लब ने मेसी के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। लेकिन इसके बाद मेसी की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गई। अपने इलाज के लिए उन्हें रोज एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि बहुत पेनफुल होता था। लेकिन मेसी ने इस दर्द को सहा। इस दर्द के साथ ही वो फुटबॉल खेलते रहे और रिजल्ट आज आपके सामने है। दोस्तों, ये दर्द, पीड़ा और तकलीफ ये सब तो जिंदगी में आती ही रहेंगी। इस दुनिया में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिनकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है और दर्द नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हो तो फिर दर्द की क्या औकात, और जब ले लिया फैसला तो फिर पीछे हटने की क्या बात। जब हौसले बुलंद होना तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अब हम बात करेंगे फेमस स्विमर माइकल फेल्प्स के संघर्ष की कहानी के बारे में, जिन्होंने कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जब माइकल फेल्प्स मात्र 9 साल के थे तो वो रोज अपने माता पिता के झगड़ों को देखते थे और एक दिन दोनों का तलाक भी हो जाता है। जब माइकल फेल्प्स के पिता ने इन्हें छोड़ दिया तो ये रोते थे, लेकिन वो उस दर्द को सहते थे। स्विमिंग पूल के पानी में अपने आंसू को बहा देते थे और प्रैक्टिस में लग जाते थे। अपनी मुसीबतों को झेलते हुए ये प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर से कुदरत इनके ऊपर एक और मुसीबत डाल देती है। इनको पता चलता है कि इनको एडीडी नाम की एक डिजीज है। एडीडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। इससे एक बच्चे का अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। वो ना तो ठीक से पढ़ पाता है, ना खेल पाता है और ना ही अपने किसी और काम को कर पाता है। लेकिन उस समय इनके कोच और इनकी माँ ने इनकी बहुत मदद की, इनका उत्साह बढ़ाया, जिसके कारण ये अपने काम पर फोकस कर सके। इन्होंने खुद के लिए एक गोल सेट कर लिया कि मैं एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, और ये बन गया इनका ऑब्सेशन और इनका बर्निंग डिजायर। आप एक बात को याद रखो कि आप अपना गोल जितना बड़ा सेट करोगे ना, आपकी चैलेंजेस भी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि कुदरत भी ये देखना चाहती है कि आपके गोल में दम है या फिर वो सिर्फ एक खोखला है। एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने के लिए इनको करना था दिन भर प्रैक्टिस, लेकिन तभी किस्मत इनका रास्ता रोक देती है। एक छोटी सी दुर्घटना में इनका रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर इन्हें बीजिंग ओलंपिक में खेलने से ही मना कर देते हैं। डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि अब तू स्विमिंग में हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे लोगों का गोल इतना छोटा कहाँ होता है कि वो डॉक्टर की एक बात से हार मान जाए। इनको अपना गोल बिल्कुल क्लियर था, बीजिंग ओलंपिक 2008 8 गोल्ड मेडल। कहते हैं कि जब आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। इन्होंने निश्चय किया कि अब मैं अलग तरीके से प्रैक्टिस करूंगा, अपने हाथ का नहीं बल्कि अपने पैर का इस्तेमाल करके मैं प्रैक्टिस करूंगा। इन्होंने निश्चय किया कि मैं वो प्रैक्टिस करूंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। इन्होंने अपने पैर से प्रैक्टिस कर करके खुद को इतना काबिल बना लिया कि जब इनकी हाथ ठीक हो गई तो कोई इनके स्पीड को मैच ही नहीं कर पाता था। बीजिंग ओलंपिक 2008 स्टार्ट हो गया। ये एक एक करके गोल्ड मेडल भी जीतना शुरू कर दिए, लेकिन तभी फिर से एक बार कुदरत ने इनका रास्ता रोक दिया। अब स्टार्ट हुआ 200 मीटर का बटरफ्लाई। अब स्विमिंग करते समय उनका जो चश्मा था उसमें क्रैक आ गया और उसमें पानी घुसने लगा। कंपटीशन तो चालू हो चुकी थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर स्विमिंग करते समय इनकी आंख में पानी घुस चुकी थी और इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन बावजूद इसके इनका पूरा कैलकुलेशन था। और जब इन्होंने रेस को पूरा किया और बोर्ड की तरफ देखा तो वहां पर लिखा था WR, मतलब कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही ओलंपिक में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब जरा सोचो कि जब इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा तो क्या इनका रास्ता बहुत आसान था? क्या इनकी लाइफ में कोई चुनौतियां नहीं आई? इनकी लाइफ में जब चुनौतियां आई तो क्या इन्होंने घुटने टेक दिए और किस्मत को दोष देना शुरू कर दिया? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके दिमाग में इनका गोल बिल्कुल साफ था और उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा इस पर इन्होंने फोकस किया, और इसका परिणाम क्या हुआ वो तो हम जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे कैरोली के बारे में, जिनका पूरा नाम था कैरोली टकास, और ये हंगरी के रहने वाले थे। ये थोड़ी पुरानी कहानी है और हो सकता है कि आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपको बहुत इंस्पिरेशन देगी।
इसीलिए इनकी कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये कहानी है 1936 की। कैरोली हंगेरियन आर्मी में सर्जेंट का काम करते थे और 1936 तक वो एक वर्ल्ड क्लास पिस्टल शूटर बन चुके थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक वर्ल्ड क्लास पिस्टल शूटर होने के बावजूद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्हें जगह नहीं दी गई। और पता है कारण क्या था? वो एक सर्जेंट थे और हंगरी के रूल के अनुसार सिर्फ आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर ही ओलंपिक में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन बर्लिन ओलंपिक के बाद हंगरी में इस रूल को हटाया गया और कैरोली की आस जगी 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की, जो कि जापान के टोक्यो शहर में होने वाला था। उन्होंने हर जगह से अपना ध्यान हटाकर ओलंपिक की तैयारी में डाल दिया, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। अब उनकी इच्छा और उनके लक्ष्य के बीच में किस्मत आकर खड़ी हो जाती है और उनका रास्ता रोक देती है। तो क्या उन्होंने हार मान ली और मैदान छोड़कर भाग गए? सुनिए आगे। 1938 में आर्मी की एक ट्रेनिंग कैंप चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के राइट हैंड में एक ग्रेनेड फट गई और इनका दायां हाथ, जिसको कि इन्होंने सालों से ट्रेन किया था, वो पूरी तरह से जख्म से भर गया। अब उनके पास यहाँ पर दो चॉइस था। एक तो वो सब कुछ छोड़ दे, घर में जाकर बैठ जाए और अपनी किस्मत को कोसने लगे, और दूसरा कि वो ये सोचे कि जो चला गया वो तो चला गया, अब वो ये देखे कि अभी वो कर क्या सकते हैं। उन्होंने इस बात से पूरी तरह से ध्यान हटा दिया कि क्या उनके पास नहीं है और अपना पूरा का पूरा फोकस डाल दिया कि अभी इस परिस्थिति में उनके पास क्या है और वो क्या कर सकते हैं। राइट हैंड तो उनका चला गया और उनके पास बचा हुआ था लेफ्ट हैंड। जैसे ही उनका ध्यान अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर गया तो एकदम से उनकी आस जग गई और उन्होंने अपने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करूंगा और अपने इसी हाथ से 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाऊंगा। वो बिना किसी को कुछ बताए अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग करते रहे और 1939 में नेशनल चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। 1938 में उनके दाएं हाथ में ग्रेनेड फटा और सिर्फ एक साल के अंदर इन्होंने अपने बाएं हाथ को ट्रेन करके नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया। इसके बाद भी इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, क्योंकि इनका एक ही सपना था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ओलंपिक के लिए इनके हाथ में सिर्फ एक साल का समय था और ये जी जान से तैयारी कर रहे थे। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 1940 का ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया। इनका जन्म 1910 में हुआ था और इसीलिए 1940 में ये 30 साल के हो चुके थे। और स्पोर्ट्स में ना एज का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक एज के बाद यंगर जनरेशन से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक एज के बाद ना बड़े बड़े खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये मुश्किल वर्ड और रिटायरमेंट कैरोली के दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि उनका डिजायर और उनका गोल इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकते थे। अब इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस डाल दिया नेक्स्ट ओलंपिक पर, जो कि 1944 में लंदन में होने वाला था। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण 1944 का ओलंपिक गेम भी कैंसिल कर दिया गया। 1944 तक ये 34 इयर्स के हो चुके थे और नेक्स्ट ओलंपिक, जो कि 1948 में लंदन में ही होने वाला था, उस समय ये 38 के हो जाते। लेकिन ये एज का कॉन्सेप्ट किसी और के दिमाग में होगा, कैरोली के दिमाग में ये सब था ही नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल, बस। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एज और डेट ऑफ बर्थ से हटाकर 1948 के ओलंपिक पर डाल दिया। और कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो और किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो एक दिन कुदरत को आपकी जिद के सामने झुकना ही पड़ता है। उन्होंने 1948 में लंदन के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। 38 इयर्स की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद भी कैरोली रुके नहीं और 1952 के ओलंपिक, जो कि फिनलैंड के हेलसिंकी में हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और परिणाम क्या हुआ? गोल्ड मेडल, और वो भी 42 इयर्स की एज में। दोस्तों, ये थी कैरोली की संघर्ष की कहानी। ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? मेरे ख्याल से इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द यूज किया जा सकता है और वो है दीवानगी और पागलपन, जो कि इस तरह से इनके सर पर चढ़ जाती है कि फिर आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी इनका रास्ता रोको, लेकिन ये रुकने वाले हैं नहीं। ऐसे लोगों पर दुनिया हंसती है, इन्हें पागल कहती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा
ये आपको अंदर से चार्ज अप किया होगा। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने सपनों को छोड़ोगे नहीं, उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर जी जान से काम करोगे, तब तक जब तक कि आपको वो मिल ना जाए। चलो आज के टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में अपने गोल को मत छोड़ना।